जो अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल, वो क्वेश्चन राज्य विधानमंडल के कार्यों के निष्पादन में विभिन्न समितियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जो हमारा क्वेश्चन है विभिन्न समितियों से संबंधित है। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा, बहुत सारी समितियों के नाम सुना होगा, जैसे प्राक्कलन समिति का नाम आप सुनते रहते होंगे, समय समय पर प्राक्कलन समिति कुछ होती है ऐसा सुनते रहते होंगे। लोक लेखा समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, निगम समिति होती है, आप सुने होंगे विशेषाधिकार समिति होती है, आश्वासन समिति होती है। इनका नाम तो होती क्यों है? तो आप इनको आसान भाषा में अगर समझा जाए तो जैसे हमारा विधानमंडल होता है, जैसे वहां पे केंद्र में संसद होता है, राज्यों में विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है दोनों। यहाँ पे विधायक होते हैं, वहां पे सांसद होते हैं सेंटर में। अब ये क्या होते हैं, आजकल का दौर इतना ज्यादा बदल रहा है या नए नए मुद्दे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, डीएनए टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी इतनी विषय की भरमार होती चली जा रही है। और सेशन जो सत्र चलता है संसद का वो बहुत कम समय तक चलता है, तो समय की कमी होती है। और वहाँ पे विषय इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि सारी वही आपस में देखे होंगे आप लड़ते रहते हैं, दुनिया भर की फालतू की बातें उठाते रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं। तो वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा बहुत कम रहता है कि वो किसी भी विधेयक किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से गहन विश्लेषण कर सकें। हो सकता है कर भी लें, चाहें भी, लेकिन वहाँ पे विशेषज्ञ मौजूद नहीं होते। कोई नेता चुना गया, वो जरूरी थोड़ी ना विशेषज्ञ होगा, वो तो हो सकता है अंगूठा छाप हो, उसको कुछ चीजें कम ना आती हो। तो यही होता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समितियों का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो हर एक चीज के लिए एक समिति डाली जाती है, एक समिति लाई जाती है। कुछ समितियां होती हैं, ये सहायता सलाह देती हैं, ठीक है, ये सहायता देती हैं, सलाह देती हैं। ये क्या करती हैं, इनका लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि विधानमंडल के समय और श्रम की बचत करती हैं। ये किसी भी विषय पर जो मुद्दा होगा उसकी विशेषज्ञ जांच करवाने में सहायता करती हैं। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तय करती हैं कि भाई तुम्हारा इतना खर्चा था, तुमने इतना कैसे कर दिया। नीतिगत सुझाव देती हैं कि नहीं नहीं ये सुधार अच्छा होना चाहिए, देखो ये डाटा ऐसा था, ऐसे सुधार देना चाहिए। लोकतंत्र को ये मजबूत करती हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। तो इस प्रकार से ये समितियां मान लीजिए काम करती हैं। अब इन समितियों में क्या होता है, कई समितियां होती हैं। कुछ समितियां सरकार गठित करती है जो निरंतर बनी रहती हैं, स्थायी होती हैं। कुछ होती हैं जो समय समय पर जरूरत पड़ती है, मान लो कोई घोटाला हो गया, कोई विशेष विधेयक आ गया, उसकी जांच करनी हुई, तो इस प्रकार से कुछ जो समितियां होती हैं, जैसे कोई विधेयक की जांच करनी हो, कहीं कोई घोटाला हो गया, कोई विशेष घटना हो गई है, ये प्रशासनिक कोई पुल टूट गया, मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए विशेष समितियां गठित की जाती हैं। इनको एडहॉक समितियां भी कहते हैं। कुछ स्थायी समितियां होती हैं जिनको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। तो जो प्रक्रिया हर साल होती है, जैसे बजट हर साल पेश होता है, अनुदान की मांग सरकार हर साल करती है, तो बजट हर साल पास होगा, ठीक है। कैग की रिपोर्ट हर साल आएगी, तो उसकी जांच करने के लिए, उस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार हर साल बजट बनाती है, अनुदान की मांगे रखती है। अलग अलग विभाग होते हैं, उनको अनुदान का मांग दिया जाता है, पैसे वितरण किए जाते हैं। सरकार के विभिन्न उपक्रम होते हैं, जैसे भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बहुत सारे सरकार चला रही है इनको, ठीक है। उसके बाद हमारा बीएसएनएल हो गया, उसको सरकार चला रही है, तो इनसे संबंधित रिपोर्ट भी सरकार को कैग देगा, ठीक है। और कुछ समितियां होंगी जो इनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी, ठीक है, देखेंगे कि ये कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, कितना पैसा था कितना, क्योंकि इसमें तो भ्रष्टाचार अगर सरकार के मत्थे दे दिया तो वैसे भी इतना ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार चलता है, तो अगर इनको ऐसे खुला छोड़ दिया गया तो और भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसीलिए एक जांच समिति जैसे एक होती है, हम इसी उद्देश्य से सार्वजनिक उपक्रम और निगम समिति होती है, जो सार्वजनिक हमारे उपक्रम होते हैं उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा करती है, और कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए होती है, उससे संबंधित रिपोर्ट देती है, सुधार करने के लिए सुझाव देती है। फिर लोक लेखा समिति होती है, इसी प्रकार से ये भी स्थायी समिति होती है। ये क्या होता है, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है। तो लोक लेखा सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। तो विभिन्न समितियां होती हैं, आंसर का जो मुख्य भाग होता है वो यही होता है, जो समितियां होती हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्राक्कलन समिति का सदन के समक्ष प्रस्तुत जो प्राक्कलनों की समीक्षा करना, लोक व्ययों को किफायती बनाने संबंधी सुझाव देना। यानी सरकार ने अनुमान लगा लिया था कि इतना जो कुर्सी है उस विभाग में खर्चा होगी, तो वो इसका इतना इतना रुपया होगा, इतने इतने खंबे गढ़ने में इतना इतना पैसा लगेगा। तो ये समिति होती है, वो रिपोर्ट निकाल के लाती है, देती है, कहती है नहीं नहीं इतने में नहीं, देखो ये तो बाहर तो इतने में मिल रहा है, तुम इतने 1,000 रुपये का कैमरा लगा दिए, तुम्हारा कैमरा 70,000 रुपये का, उधर तो 5,000 रुपये का मिले। तो जो सरकार प्राकलन करती है, इस्टीमेट लगाती है, उसी को जांच करती है, ठीक है, बताती है कि किफायती कैसे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक काम हो सकता है।
तो प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है? प्राक्कलन समिति क्या करती है? इसका कार्य सदन के समक्ष प्रस्तुत प्राक्कलन यानी अनुमानों की समीक्षा करना, कि लोक व्ययों को जितने भी खर्च होते हैं उनको किफायती बनाना होता है। एक होती है लोक लेखा समिति होती है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसके द्वारा प्रस्तुत राज्य संबंधी जो भी रिपोर्ट होती है उसका अध्ययन किया जाता है और उस पर अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जैसे कैग तो बहुत चीजों के बारे में रिपोर्ट देता है अपना, तो उस रिपोर्ट को पहले अध्ययन करती है, फिर उसमें पाती है कि ये पॉइंट सरकार को ध्यान देने चाहिए, ये गड़बड़ी हुई है, तो उससे संबंधित रिपोर्ट पेश करती है। इसमें क्या होता है, पारंपरिक रूप से अध्यक्ष पारंपरिक रूप से विपक्ष का ही सदस्य होता है, सरकार का सदस्य थोड़ी ना होगा। विपक्ष का मंत्रिपरिषद के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, यानी वही कर लेंगे तो कैसे कोई निष्पक्ष रूप से जांच करेगा। समिति के सदस्यों का चयन 1 वर्षों के लिए होता है। इसी प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति होती है। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करता है। इसी प्रकार से विशेष समितियां होती है जिनको एडहॉक कमेटी कहते हैं। एक होती है आश्वासन समिति। ये समिति सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों की जांच करती है कि ये दिए थे, ये पूरा काहे नहीं किए। विशेषाधिकार समिति क्या होती है? विशेषाधिकार समिति क्या होती है? ये जो सदन होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से विधानसभा विधान परिषद होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं। तो यह समिति जो विशेषाधिकार समिति होती है, विशेषाधिकारों का भी कभी हनन होता है तो उसकी समीक्षा करती है, चाहे सदन के विशेषाधिकारों का हनन हो, चाहे सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार हो। यानी यह समिति सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन संबंधी विषय की समीक्षा करती है और उसमें अपने सुझाव देती है। इस समिति की प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है, यानी डिसीजन भी लेती है कि जो विशेषाधिकार हुआ था कि नहीं हनन हुआ था। चूंकि राज्य विधानमंडल के पास अनेकों कार्य होते हैं, विधानमंडल अपने कार्यों को शीघ्र रूप से पूरा करने के अनेक माध्यम से कार्य करती है, जिससे राज्य के विकास कार्यों में सहायता मिलती है। अब देखते हैं हमारे इसमें क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न क्या था, राज्य विधानमंडल के कार्यों के निष्पादन में विभिन्न समितियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य में विधानमंडल दिया गया है। भाग 6 के अंतर्गत देखिए, जो ऊपर का भाग होता है ये तो बना के लिखा जाता है। अगर समितियों के बारे में है तो हम इसको लिख सकते हैं कि सरकार को सहायता और समर्थन देने के लिए, विशेषज्ञ सलाह देने के लिए, समय की बचत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार की समितियों का प्रावधान किया गया है, जिसके क्या कहते हैं, जिसके कार्यों का निष्पादन निम्नलिखित प्रकार है, ऐसे लिख सकते हैं। विभिन्न समितियां और उनके कार्य ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर देखो, भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल की संरचना एवं कार्यों का विवरण दिया गया। इतना वहां पे याद नहीं रहता लिखने के लिए, आप साधारण ही लिखिए वहां पे। संविधान के अनुच्छेद 208 के अंतर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली 1958 के तहत विभिन्न प्रकृति की वित्तीय और गैर वित्तीय समितियों का गठन किया गया। सदन की 3 महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित होती है। तो ये भूमिका है, भूमिका आप लिख सकते हैं। मेन बॉडी है कि ये समितियां होती हैं, उनके कार्य जो हमने बताए थे कि इनके कार्य क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया था कि इसके कार्य क्या होते हैं। विशेषाधिकारियों की भूमिका ये होती है। तो हम ये लिख सकते हैं प्रश्न की शुरुआत करने पे कि विधानमंडल के समय और श्रम की बचत करने के लिए, किसी विषय विशेष की विशेषज्ञता से जांच करने के लिए, कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को तय करने के लिए तथा नीतिगत सुझाव और सुधार देने के लिए तथा हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार की समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनकी भूमिका निम्नलिखित प्रकार से हम समझ सकते हैं। 1 2 3 ऐसे करके लिखा जा सकता है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, वो क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पद से संलग्न शक्तियों और उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए। जो अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसके बारे में है। पूछ रहा है विधानसभा अध्यक्ष के पद से संलग्न शक्तियों एवं उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए, कि इसकी शक्तियां क्या होती हैं, उत्तरदायित्व क्या होता है। तो आसान भाषा में सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष नियुक्त क्यों किया जाता है, ठीक है। तो अध्यक्ष क्यों होता है, तो अध्यक्ष क्यों होता है, जैसे किसी भी समिति में, किसी भी सभा में अगर आप बैठे हो, एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो लीड करता है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कोई लोग 4 लोग 5 लोग बैठे, मान लो 100 लोग बैठे हैं, अगर उनमें कोई लीड नहीं करेगा, कोई किसी को समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तुम बोलो
तुम्हारी बात सही है, तुमने गलत किया है, तुमने सही किया, तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसीलिए होता है, जितने भी विधायक या सांसद चुन के जाते हैं वे अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। अब ये अध्यक्ष क्या करता है, सदन की कार्यवाही को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी की अनुमति से कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, उसका जो मीडिया वगैरह को, इसके निम्नलिखित मतलब बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। धन विधेयक के संबंध में इसका निर्णय, अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। ये सामान्य समय में तो वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर बराबर वोट पड़ जाए तो अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है कि कौन सा किसकी तरफ डालना चाहे वो ही डाल सकता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं डाल सकता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः तो विधानसभा के कार्यकाल के बराबर ही होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, और इसका सामान्यतः अगली जब विधानसभा आती है, जैसे एक सरकार निकल गई तो अध्यक्ष बना रहेगा, लेकिन जब तक वो नया अध्यक्ष शपथ नहीं ग्रहण कर लेगा तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि इसकी शक्तियां क्या होती हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पद से संलग्न इसमें क्या दिया हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका दायित्व होता है सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन करना। जैसा बताया गया, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही अपने में से किसी एक को चुन लिया जाता है। इसका जो कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका विधानसभा के कार्यकाल के बराबर इसका कार्यकाल होता है, लेकिन ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। विधानसभा सदस्यों के साधारण सदस्य जो होते हैं, जैसे विधानसभा होती है उसके सदस्य साधारण बहुमत से ही अपने में से ही एक को सदस्य चुन लेते हैं और साधारण बहुमत से इसको हटा भी सकते हैं। किंतु इसका प्रस्ताव, जिसे हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होता है, 14 दिन पहले उसको देना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो अपना मत तो दे सकता है लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, नहीं तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक ना हो जाए। जब नई विधानसभा की प्रथम बैठक हो जाती है तो अपने पद से हट जाता है वो। अब इसकी बात करें तो इसकी अध्यक्ष की शक्तियां और अधिकार क्या होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष की अधिकार एवं शक्तियां निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। तो नंबर 1, विधानसभा की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित और निलंबित कर सकता है। मान लो बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप देखे होंगे टीवी में बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो जो अध्यक्ष होता है कह देता है इस समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, निलंबित किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम कौन लेता है, विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। वहां पे लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये किसी विषय पर मतदान सामान्यतः नहीं करता, लेकिन परिणाम की घोषणा करता है। ये मतदान करवाता है, ऐसे मतदान नहीं करता। जब किसी विषय पर बराबर मत पड़ते हैं तो ये निर्णायक मत देता है। ये सदन, जैसे विधानसभा और राज्यपाल के बीच में संपर्क का एक बिंदु होता है, संपर्क स्थापित करता है। मान लो ये प्रश्नों को स्वीकार करता है, यानी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा इसकी अनुमति से ही पूछा जाएगा कि अध्यक्ष महोदय मैं क्या कहते हैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो ये कहेगा पूछिए पूछिए, तभी पूछू। नियम विरुद्ध अगर कोई चीज है तो उन्हें अस्वीकार कर सकता है, नहीं नहीं ये सही नहीं है, हम इसको नहीं अनुमति दे सकते हैं। उसी कोई भी सदस्य उसी के अनुमति से सदन में अभिभाषण देता है या भाषण देता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का भी आदेश देता है जो असंसदीय है, अशिष्ट है। मान लो कुछ ने गाली दे दिया बीच में, तो उसको थोड़ी रिकॉर्ड में लिखा, तो आप जानते हो कि जितना भी कार्यवाही होती है वो एक एक लिखा जाता है, लेकिन जो जिस सदस्य को जिस शब्द को बाहर करना होता है तो अध्यक्ष कहते हैं कि इसको कार्यवाही से हटाया जाता है। तो वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश देता है जो असंसदीय होते हैं, अशिष्ट होते हैं। वह सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे जो दर्शक होते हैं या प्रेस होते हैं उनके प्रतिनिधियों के प्रवेश पर भी नियंत्रण लगा सकता है। वह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। अतः स्पष्ट है कि विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए तथा वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए विधानसभा को महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई। जो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है वो राज्यपाल के बारे में है। पूछ रहा है राज्यपाल के विषय में, राज्य के राज्यपाल के विषय में विस्तृत विवरण दीजिए। यानी इसके बारे में जितनी चीजें आप आ रही आप लिख दो, इसका कार्यकाल लिख दो, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया लिख दो, इसके कारण की लिख दो, क्यों नियुक्त किया जाता है, इसका महत्व लिख दो, इसकी शक्तियां लिख दो। ये सारी चीजें आपको जो चीजें याद आ रही, क्योंकि कह रहा विस्तृत विवरण दीजिए, वो लिखना है। तो राज्यपाल के पास क्या होता है, विवेकाधीन भी शक्तियां होती हैं, आपको क्षमादान से संबंधित भी शक्तियां होती हैं, ठीक है, कार्यपालिका से संबंधित भी शक्तियां होती हैं, विधायिका से संबंधित शक्तियां होती हैं, यानी अनेक शक्तियां होती हैं इसके पास। इसका महत्व भी होता है। इसका महत्व क्या होता है कि ये केंद्र पर एक हिसाब से केंद्र के एजेंट के रूप में एक हिसाब से काम करता है, ये नियंत्रण लगाने का काम करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से लिखा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति की बात ही राज्य के अंतर्गत उसकी विस्तृत शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और केंद्र में राष्ट्रपति के समान ही उसको राज्य में विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई। यहाँ की कुछ शक्तियां जैसे कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को अधिक दी गई हैं, इनको नहीं दी गई हैं। राज्यपाल की शक्तियों में आता है वित्तीय शक्तियां कि बजट इसी के अनुमति से वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है। कोई अनुदान की मांग है, अतिरिक्त अनुदान इसी के अनुमति से पास किया जा सकता है। कोई धन विधेयक इसी के अनुमति से आ सकता है। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान करने की शक्ति होती है कि राज्य की विधियों से संबंधित जिनमें कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का ऐसी विधियां जिनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उनमें क्षमादान करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। मान लीजिए कि दोनों सदन, विधानसभा विधान परिषद दोनों सत्र में नहीं है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर कानून बनाने की आवश्यकता है, नियम तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है और उसका प्रभाव वही होता है जो कानून का प्रभाव होता है। विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्ति होती है, इसी प्रकार विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो राज्यपाल जो होता है वो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जैसे कि किसी दल को बहुमत प्राप्त न होने पर, जैसे किसी दल को चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, किसी भी दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए वो अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए कह सकता है कि आप आइए, आप बहुमत सिद्ध कीजिए। फिर क्या होता है, कोई राज्य की विधानसभा, कोई विधानमंडल कोई विधेयक पारित करता है तो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना है कि नहीं करना, ये भी राज्यपाल ही तय करता है। कोई विधेयक, ठीक है, तो ये होती है उसकी विवेकाधीन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां देखते हैं। उसकी कार्यपालिका शक्तियां, एक एक करके कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियों में देखेंगे, वित्तीय शक्तियों में देखेंगे। इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को भी एक एक करके हम सारी शक्तियों को देखेंगे। कार्यपालिका शक्ति का होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होता है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में नियुक्त होती है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। वो राज्य के शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करता है, अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां पूरी राज्यपाल में नियुक्त होती हैं। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह जितनी भी शक्तियां प्रदान की जाती हैं वह इनका प्रयोग या तो स्वयं अपने विवेक के अनुसार करेगा ये, या मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह के अनुसार, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह सहायता से करता है। इस प्रकार राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये हो गए कार्यपालिका संबंधी शक्ति की। कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वो अपनी समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन उसके अपने विवेक से कुछ मामलों में करेगा, कुछ मामलों में ज्यादातर मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बहुमत प्राप्त दल के नेता को, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। विधायी क्या होता है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या होता है, राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल में क्या आते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन या सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकते हैं। राज्यपाल जो होता है विधानमंडल के एक सदन दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है या सत्रावसान कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की भी इसके पास शक्ति होती है। ऐसी यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिन पर त्वरित या शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे समय में क्या है कि विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा निर्मित सामान्य विधि का होता है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या होता है कि वित्त मंत्री जो होता है उससे कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर कहें बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। यानी धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में और वहां राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तथा उसकी सिफारिश पर ही, मान लो जो पहले वित्त मंत्री से कहेगा बजट तुम रखो, उसको अनुमति प्रदान करेगा, धन विधेयक उसी की अनुमति से आएगा। फिर जो विधानमंडल में पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, इनकी मांग इसी के सिफारिश पर ही की जाती है। पहले राज्यपाल से सिफारिश की जाती है, फिर इनकी मांग की जाती है। ये राज्य सरकार की आकस्मिक जो निधि होती है उस पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है।
राज्य की दो निधियां होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचयी निधि होती है। तो आकस्मिक संचयी निधि तो विधानमंडल के नियंत्रण में होती है, लेकिन आकस्मिक निधि इसी के नियंत्रण में होती है। कोई आपदा आ जाए, कोई अनिश्चित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, कोई जैसे कोरोना आ गया था, तो उससे निपटने के लिए राज्य के पास तुरंत बहस करने का तो समय होता नहीं है कि भाई विचार विमर्श करोगे तो तुरंत कार्यवाही करने के लिए, आपात परिस्थिति निपटने के लिए होता है। इस पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। नेक्स्ट 60 के अंतर्गत क्या होता है, अनुच्छेद 168 के तहत उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, किए गए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, विराम परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति होती है। यानी सीधी सी बात साधारण शब्दों में कहें तो राज्यपाल को राज्य विधायिका यानी राज्य के प्रशासन से संबंधित विधियों के अंतर्गत कोई अगर अपराध किया जाता है तो उस पर क्षमादान करने की शक्ति होती है। वो सजा को क्या कर सकता है, हल्का कर सकता है, यानी कठोर कारावास है तो सश्रम कारावास को आसान कारावास में कर सकता है। मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। लेकिन जो सैन्य न्यायालय होता है उसके द्वारा दी गई सजा को ये माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है। यही अंतर होता है। विवेकी शक्तियां क्या होती है, विवेकी शक्तियां वही होती हैं जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई क्या कहते हैं विधेयक आरक्षित करना होता है, या संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति से सिफारिश करना होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो तीन परिस्थितियां होती हैं। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी राज्यपाल शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उसकी विवेकी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या करता है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है। इसी प्रकार 352 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो 13वां नंबर है। वो क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को बताना है। यानी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि क्या है, होता क्या है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को या किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बनने के लिए बुला ले। वो कुछ परिस्थिति, सामान्य परिस्थितियों में तो यही होता है कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने के लिए आह्वान करता है, बुलाता है और उसको शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री की। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर वह अपने विवेक के अनुसार काम करता है राज्यपाल। जब किसी दल को, मान लो कई दल खड़े हुए थे, अब किसी दल को कोई बहुमत ही प्राप्त नहीं हुआ है, तो राज्यपाल क्या करता है, सबसे बड़े दल के नेता को, जिसको सबसे ज्यादा विधायक मिले हुए हैं, या गठबंधन के नेता को, ऐसी परिस्थिति में वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। उसको क्या करेगा, मुख्यमंत्री पहले नियुक्त कर देगा और 1 महीने के भीतर विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेगा कि विधानमंडल में अपना विश्वास मत हासिल कर लो। विधायक जो राज्यपाल होता है किसी ऐसे सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, न विधान परिषद का हो, न विधानसभा का हो, लेकिन 1 महीने के भीतर उसको किसी न किसी सदस्य की सदन की सदस्यता लेनी होती है। 6 महीने के भीतर, हाँ 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। नहीं, 1 महीने के भीतर किसी न किसी सदस्य, जब मंत्री बनता है तो 6 महीने के भीतर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है, और मुख्यमंत्री बनता है तो 1 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होता है, निर्वाचित होना होता है उसके लिए। इसी तरह होता है जब उसको हटाने की प्रक्रिया होती है, तो समान परिस्थितियों में जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त होता है, तो वो क्या कहते हैं, विधानसभा का विश्वास हासिल होता है, यानी बहुमत प्राप्त होता है, तो उसको नहीं हटा सकता है कोई। लेकिन जब बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल उसको हटा सकता है। ठीक है, ये उसकी परिस्थितियां होती हैं। या फिर राष्ट्रपति से संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कह सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगता है तो सरकार वहां की भंग हो जाती है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह स्थिति होती है। अब हम देखते हैं कि किताब में क्या दिया, भारत के संविधान में राज्य सरकार की उसी तरह से कल्पना की गई है जैसे कि केंद्र सरकार की कल्पना की गई है। संविधान के 6ठे भाग में राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी 6वें भाग में 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया। राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और राज्यपाल होते हैं। ठीक है,
संविधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है। यानी संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है, केवल इतना कहा गया है कि 164 में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्य विधानसभा के किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल, मान लो किसी दल को बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है कि 1 महीने में आप सदन का विश्वास मत प्राप्त कर लो, और मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। संविधान में कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व व्यक्ति को बहुमत सिद्ध करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद में भी कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर सकता है, पहले के लिए कोई शर्त नहीं है। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर उसे एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं, ना कि विधान परिषद का है ना विधानसभा का है, तो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यानी देखिए वही चीज है, 1 महीना लगता है उसको बहुमत सिद्ध करने में, 6 महीना तक वो मुख्यमंत्री बन सकता है बिना किसी सदन की सदस्यता लिए। नहीं, 6 महीना बाद अगर नहीं करेगा तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जब कार्यभार तभी ग्रहण करता है जब राज्यपाल उसे शपथ दिला देता है, पद और गोपनीयता को। तो कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। उसको तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता मुख्यमंत्री को जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह विधानसभा में अपना विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि नहीं देता है तो राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल द्वारा औपचारिक भूमिका निभाई जाती है और वास्तविक शक्ति होती है राज्य विधानमंडल के पास। तो अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, वो आसान क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन करना है। तो विधायी शक्तियां क्या होती है? विधायी शक्तियां यही होती हैं जो विधानमंडल होता है राज्य का। विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो वो क्या कर सकता है कि सत्र बुला सकता है, कहेगा मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद तभी तो बुलाएगा, तो लेकिन यही बुलाता है तो इसी को माना जाएगा। तो विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र बुलाना है, सत्राहूत करना है, सत्रावसान करना है, या पूरी तरह से उसको विघटन करना है, ये कर सकता है। मंत्रियों को फेरबदल कर सकता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये सारे उसके शक्तियां होती हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 153 से 67 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी हमारे संविधान के 6वें भाग में जो 153 6वें भाग में अनुच्छेद 153 से 67 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया। राज्य कार्यपालिका में क्या आता है? राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आता है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है, एक तरफ राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल को दोहरी भूमिका निभानी हो, एक तरफ राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर सकता है। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो क्या क्या होती हैं? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इस कारण उसके निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य क्या होते हैं? क्या होते हैं कार्य? वह विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात, जैसे चुनाव हुआ, विधानमंडल का चुनाव हुआ 5 वर्ष बाद होता है तो कभी भी हो सकता है, चुनाव के पश्चात या चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र होता है या फिर प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। यानी चुनाव के बाद जब पहला सत्र आता है उसको संबोधित करेगा राज्यपाल, या प्रत्येक वर्ष जब पहला सत्र होता है उसको संबोधित करता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। मान लो किसी सदन में कोई विधेयक है, कोई प्रस्ताव है, ठीक है, कोई मसला है, उस पर संदेश भेज सकता है कि आगे बढ़ाओ यार, इसको यहाँ काहे रोके हुए हो, इसलिए ये सही नहीं है, ये गलत है। ऐसे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6वें भाग को वो नामित कर सकता है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से राज्य विधान परिषद के सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, उसमें से 1/6 सदस्यों को साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में यदि ज्ञान हो, डिग्री लिए हो या व्यवहारिक ज्ञान हो, काम किया हो, उसको नामित कर सकता है। सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर अंतिम निर्णय राज्यपाल ही लेता है। किसी सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर कोई दल बदल कर दिया या किसी अन्य वजह से उसको अयोग्य ठहराया जा रहा है तो किसी सदन के सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर अंतिम निर्णय राज्यपाल ही लेता है। इसके पहले विधानमंडल निर्वाचन आयोग से विमर्श करता है।
ठीक है। राज्य विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का पद खाली हो, मान लो कि विधानसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष दोनों पद खाली है, किसी वजह से हो गया खाली, तो विधानसभा की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए किसी सदस्य को, विधानसभा का कोई सदस्य होगा, उससे कह देगा तुम चलाओ, देखो तुम। तो वही हाल है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे, मान लो विधानमंडल से पारित होकर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है। पारित नहीं दिया, रोक दिया, भाई हम नहीं देंगे तो नहीं देगा। या फिर धन विधेयक संबंधी मामला हो तो वापस पुनर्विचार कर, धन विधेयक मामला है तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि पहले तो उसी के पास धन विधेयक संबंधी जो विधेयक होता है पहले राष्ट्रपति की अनुमति से ही, राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होता है, तो उसको क्यों मना करेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा। तो विधेयक को, सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, ठीक है ना। और पुनर्विचार करने के पश्चात अगर उसमें संशोधन किया गया है तो भी पास करना है, नहीं संशोधन किया गया है तो भी पास करना है, फिर राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास यदि भेजा जाता है तो वही उसको स्वीकार भी कर सकता है, उस पर स्वीकृति रोक सकता है। यदि विधेयक धन विधेयक संबंधी विधेयक नहीं है, यानी विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा अगर पुनः बिना किसी परिवर्तन के बाद विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। यह राष्ट्रपति के विचार के लिए भी इसको सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। अध्यादेश की घोषणा भी कर सकता है, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। इन अध्यादेश कि राज्य विधान में मान लो अध्यादेश जारी किया है, वो किसी भी समय इसको अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है अपनी घोषणा से। लेकिन इसको क्या होता है, राज्य विधानमंडल ने जो भी राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया उसको राज्य विधानमंडल से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिल जानी चाहिए, 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो जितने भी आयोग होते हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया, ठीक है, राज्य का वित्त आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य का ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, इनकी रिपोर्टों को राज्य के जो लेख होते हैं विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करता है। उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल जो होता है कि विधायी शक्तियां राज्य विधानमंडल के कार्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, संवैधानिक प्रावधानों की गरिमा को बनाए रखती हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को स्पष्ट करते हुए इसकी सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो बताना है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होते हैं, कई तरह के संबंध होते हैं, विधायी संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं और प्रशासनिक संबंध होते हैं, लेकिन हमको फोकस करना है अपने विधायी संबंधों के ऊपर। तो विधायी संबंधों को बताना है कि विधायी संबंधों को स्पष्ट करते हुए इसकी सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए, विविधताओं का सम्मान करने के लिए अधिकार तो दे दिए गए हैं, राज्यों को भी अधिकार दे दिए गए हैं। राज्य में शासन व्यवस्था समानांतर जैसे केंद्र में होती है वैसे राज्य में होती है। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, यहाँ भी मंत्रिपरिषद, वहाँ भी मंत्रिपरिषद, वहाँ भी कैबिनेट, यहाँ भी। तो विविधताओं का सम्मान करने के लिए ये सारी चीज दे दी गई है अधिकार, लेकिन फिर भी देश एक रहे, एकता अखंडता को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो वही कह रहा है विधायी संबंधों को स्पष्ट करते हुए इसकी सीमाओं को उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जो 7वीं अनुसूची हम देखते हैं कि उसमें 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ से संबंधित कानून, संघ अपने कानून बना सकता है, वो विषय दिए गए हैं। राज्य सूची में कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें राज्य कानून बना सकता है। एक समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो भी कानून बनेगा, केंद्र के कानून को अगर दोनों में विवाद होगा तो केंद्र को महत्व प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां, यानी कुछ ऐसी भी शक्तियां, कुछ ऐसे भी अधिकार जो अभी नहीं है, बाद में पता चलेंगे, बाद में आएंगे। जैसे इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह होगा तो इस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र को ही प्राथमिकता मिलेगी, केंद्र को ही नियम बनाने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो ये वाले नियम थे नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियां, जो बची हुई चीजें होती जो बाद में आएंगी, वो इनको दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर के जो राज्य विधायिका होती है, ठीक है, उस पर केंद्र की विधायिका प्राथमिकता होती है। जैसे जो कई राज्य ही मिलकर आपस में कह दें कि नहीं नहीं, आप हमारा नियम आप बनाओ, ठीक है, या राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तब हो सकता है, या अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता कोई लागू करना होता है तब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, या फिर आपातकाल राज्य में लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, युद्ध हो गया हो। तो ऐसी स्थिति, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें राज्य को केंद्र के नियमों के हिसाब से या तो काम करना होता है, या राज्य
केंद्र जो होता है डायरेक्ट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में क्या कह रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को स्पष्ट कीजिए, इसकी सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। भारत का संविधान अपने रूप में संघ ही है तथा समस्त शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय तीनों तरह की केंद्र और राज्यों के मध्य में विभाजित है, यानी बांट दी गई है। यानी हमारी जो व्यवस्था है संविधान में संघीय व्यवस्था दी गई है और उसमें समस्त शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में, जो तीनों प्रकार की शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित कर दिए गए हैं। हालांकि ऐसा न्यायिक शक्तियों को बंटवारा नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टियों से किया जा सकता है, जैसे एक विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध। यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है विधायी संबंधों के बारे में। तो केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से ही संबंधित है। अब इसमें दिया गया है कि कुछ विधायी संबंधों को बंटवारा कर दिया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। कुछ में केंद्र विधान पर राज्य केंद्र का नियंत्रण रहता है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान यानी संसद विधि बना सकता है। केंद्र और राज्य के जो सीमांत क्षेत्र होते हैं, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी या तथा किसी राज्य विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यानी संविधान में क्या कह दिया गया 245 में, संविधान जो हमारा वो है संसद है, वो संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कानून बना सकती है, चाहे जिस राज्य से संबंधित हो, और राज्य अपनी राज्य से संबंधित कानून बना सकता है। अब पॉइंट वाली आ गया कि क्या क्या अधिकार किसको किसको दिए गए। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में जो विधायी शक्तियों को भी 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाकर बांट दिया गया। यानी भारतीय संविधान में जिस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां हैं, तीनों शक्तियां बांटी गई हैं, उसी प्रकार से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत विधायी शक्तियों को भी बांट दिया गया है। प्रथम है संघ सूची, महत्वपूर्ण विषयों को उन प्रथम संघ सूची में उन महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है जिसमें रक्षा, संचार, विदेश मामले शामिल होते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ केंद्र के कानून ही प्रभावी होते हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। इसमें कुल 61 विषय थे, मूलतः 66 विषय थे, इस समय 61 विषय, जैसे स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तीसरी है समवर्ती सूची, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के कानून में विरोध अगर होता है तो केंद्र के कानून ही प्रभावी होंगे। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे, यानी इसमें विषय बढ़ गए, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल कानून प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली, ये सारी चीजें। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है जो कि केंद्र के पास होती है, अवशिष्ट शक्तियां जो अभी तक डिसाइड नहीं है लेकिन बाद में मिल सकती हैं, ठीक है। 253 के तहत क्या किया गया है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय को कार्य रूप देने के लिए संसद जो होती है समूचे देश अथवा उसके किसी विभाग के लिए कोई विधि बना सकती है। अनुच्छेद 250 क्या कह रहा है, आपातकाल की उद्घोषणा यदि परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। यानी अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब विधानमंडल की शक्तियों राज्य के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार के यदि देश में आपातकाल लगा है तब विधि बना सकती है। यदि अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। राज्यसभा जो है ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, अपने उपस्थित 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि क्या कहते हैं राज्य सूची के विषय पर आप कानून बनाइए, तो संसद बना सकती है। फिर अगर बात करें 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकार दे सकते हैं। यद्यपि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, फिर भी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनके द्वारा केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी अलग अलग कर दिया गया स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी ऐसे प्रावधान है जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसा क्यों किया गया है, एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। अतः स्पष्ट है कि परंपरागत जो संघात्मक सिद्धांत के अनुसरण से अधिक हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता दी। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच
संबंधों से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के, अभी हमने विधायी संबंधों की बात करी, अब प्रशासनिक संबंधों की बात करेंगे। फिर अगला एक पॉइंट हो सकता है वित्तीय संबंधों की बात। तो केंद्र और राज्य के विधायी संबंध देख लिए, अब हम केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करेंगे, बताते हैं। तो जैसे वित्तीय संबंध होते हैं, जैसे विधायी संबंध होते हैं, वैसे प्रशासनिक संबंध भी होते हैं। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था लागू है, जिसके तहत राज्य के अलग व्यवस्था है और केंद्र की अलग व्यवस्था है। राज्य में राज्यपाल है, केंद्र में राष्ट्रपति है, केंद्र में प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री है, यहाँ भी मंत्रिपरिषद, वहाँ भी मंत्रिपरिषद है, ठीक है, सारी चीजें सेम है। इसको कहते हैं संघीय व्यवस्था, यानी समांतर चल रहा है, दोनों को अपने अपने क्षेत्र में शासन करने का अधिकार दिया गया है, प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी प्रशासन के क्षेत्र में जो केंद्र सरकार होता है, केंद्र की सरकार होती है, वो जो संघीय सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, वो राज्य की सरकारों को निर्देश देती है कि जो तुम कानून चला रहे हो, शासन चला रहे हो, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाओ, ऐसा शासन चलाओ, ऐसे कानून का निर्माण मत करो जो केंद्र के कानूनों के विपरीत जाए। यानी अपने कानूनों का निर्माण केंद्र के कानूनों के समायोजन के साथ ही, समन्वय के साथ ही करो, ठीक है। अगर कोई राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला रहा है तो उसको निर्देश दे सकता है, ठीक है, उसको कानून बनाने के लिए कह सकता है। तो इसी प्रकार से केंद्र को वरीयता दी गई। तो हम समझते हैं प्रश्न के उत्तर में क्या क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। भाग 11 में प्रशासनिक, भाग 11 के अनुच्छेद 255 से 263 तक, ठीक है, 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 63 तक किया गया है। इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है, संविधान में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि कार्यपालिका विधान पालिका की सहविस्तारी होगी। अर्थात कहने का मतलब है, जिस विषय पर संसद, जो कार्यपालिका वहां भी है, कार्यपालिका यहाँ भी है, तो जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है, उस विषय पर केंद्र की कार्यपालिका का नियंत्रण होगा, और जिस विषय पर राज्य के विधानमंडल कानून बना सकती है, उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होगा। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यपालिकाई अधिकार साधारणतः राज्यों के में निहित होते हैं। यानी दोनों संघीय व्यवस्था लागू है और दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र दे दिए गए कि यहाँ पे शासन आपको करना है, लेकिन केंद्र को प्राथमिकता दी गई है। अब बात करें, भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग वो होते हैं जो संघीय नियंत्रण वाले होते हैं, जहाँ पे संघ अपन नियंत्रण रखता है, यानी केंद्र अपना नियंत्रण रखता है पूरी से। दूसरी चीज होते हैं, दोनों लोग समन्वय करके आपस में एक दूसरे की सहायता करके नियम बनाते हैं। यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित और निर्देशित करती है। अब चलिए एक एक पॉइंट देते हैं कि कहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार को नियंत्रित और निर्देशित की गई है। संघीय व्यवस्था में अलग अलग दे दिया गया है अधिकार प्रशासन करने का, कानून भी दे दिए गए, संघ सूची दे दी गई, राज्य सूची दे दी गई, लेकिन फिर भी केंद्र का नियंत्रण और निर्देशन दिया गया। शुरू होता है नियंत्रण निर्देशन 256 के तहत, 257, 355 के तहत, 339, 350, 351, 53, 56 अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से भी करता है। तो 256 की राज्यपाल भी उसी का पद है जो नियंत्रण और निर्देशन रखता है राज्य। अनुच्छेद 256 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में विद्यमान कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिया जा सकता है। यानी केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है कि जो हम कानून बना रहे हैं और जो तुम्हारे राज्य में पहले से मौजूद है उनका पालन करो। अनुच्छेद 257 के अनुसार क्या है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इनका प्रयोजन केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्य को आवश्यक, यानी इस आधार पर भी निर्देश दे सकता है कि आप अपनी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करो कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसमें बाधा न उत्पन्न हो, ठीक है। आप अगर, ठीक है, और उसके बाद क्या है, राज्य सरकार की संविधान के अनुसार ये सुनिश्चित कर सकता, इसके लिए भी निर्देश दे सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए, संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। केंद्र का यह कर्तव्य होता है कि बाहरी कोई आक्रमण हो गया, आंतरिक किसी राज्य में आंतरिक अशांति हो गई तो प्रत्येक राज्य की सुरक्षा प्रदान करे। इसके साथ ही अनुच्छेद 339, 350, 51, 53, 56 के साथ साथ अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से सहायता, अनुदान, आपातकाली की घोषणा भी केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों में समन्वय का कार्य करती है। जो राज्यपाल होता है वो भी राज्य सरकार पर एक हिसाब से नियंत्रण रखने का ही माध्यम है। संविधान द्वारा उपरोक्त उपबंध
संघ और राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। अनुच्छेद 261 के तहत ये कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र के किसी विभाग में किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। न्यायालय से संबंधित है कि कोई भी रिकॉर्ड अगर न्यायालय निर्णय देता है, या अतिरिक्त जानकारी मैं इसको कह सकता हूँ, प्रश्न से सीधा सीधा संबंधित नहीं है, ये न्यायालय के बारे में कहा गया प्रशासनिक संबंधित, कि कोई भी अगर न्यायालय डिसीजन ले लेता है तो पूरे देश में उसको लागू किया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ना बदल ले। अतः उपरोक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान का मूल स्वरूप संघ ही है। दोनों के बीच शक्तियों का, अधिकारों का विभाजन किया गया है, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप से देखा जाए तो केंद्र को कुछ शक्तियों पर वरीयता प्रदान की गई है। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? 17 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए गठित आयोगों और समितियों की व्याख्या करें। तो हम देख चुके हैं पहले के प्रश्नों में कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध होते हैं। विधायी संबंध के अंतर्गत कानून बनाने के संबंध आते हैं कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के तहत राज्य को दे दिया गया है, संघ सूची के तहत संघ को दे दिया गया है, समवर्ती सूची के तहत समवर्ती सूची संघ को दे दिया गया, और जिसमें समवर्ती सूची के तहत दोनों को दे दिया गया, और समवर्ती सूची में प्रधानता किसको प्राथमिकता मिलती है? केंद्र वाले कानून। इसी प्रकार से वित्तीय संबंध होते हैं, इसी प्रकार से प्रशासनिक संबंध भी होते हैं। हुआ ये कि इस प्रश्न को समझने से पहले इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि क्यों केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमको विभिन्न समितियां और आयोगों का गठन करना पड़ा। हुआ यह था, जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की जो छवि थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो कांग्रेस पार्टी ही चुनाव में जीतती थी, और नेहरू जी के बाद तक काफी समय तक कांग्रेस पार्टी ही जीती रही। लेकिन मामला तब बिगड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, केंद्र में भी ज्यादातर सॉरी तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, और राज्यों में भी लगभग लगभग इसी की सरकार होती थी, बहुत ज्यादा राज्यों में। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब राज्यों में अलग दलों की सरकार आ गई। अब क्या हुआ कि केंद्र जो हो गया अलग हो गया, राज्य की सरकार अलग हो गई। अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि कोई पार्टी होगी वो अपने हिसाब से शासन चलाएगी, और दूसरी पार्टी होगी वो अपने हिसाब से शासन चलाएगी। तभी मामला बिगड़ा। तो क्या हुआ कि चूंकि राज्यों को कम अधिकार है, हम जानते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो भी संघ के पास होती हैं। संघ को ही हर जगह प्राथमिकता दी गई है, चाहे कानून बनाने के मामले में हो, चाहे विधान बनाने के मामले में हो, चाहे आपातकाल के मामले में हो, चाहे सारी चीजों में, प्रशासन के मामले में हो, वित्तीय मामले में हो, हर जगह केंद्र को प्राथमिक। अब इसमें क्या करता था केंद्र, जो देश की केंद्र की सरकार होती थी वो मनमानी करती थी। वो क्या करती थी, थोड़ा बहुत उस चीजों का आरोप लगा के कि आंतरिक अशांति है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। बहाने बहाने से कर करके किसी तरीके से उन पर अधिकार कर लेती थी, उनकी सरकार को भंग कर देती थी, और बार बार ऐसा होता रहता था। तो इसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग जो समितियां आए थे, आयोग आए थे, गठन किए गए थे, जो पूर्व न्यायाधीश होते थे उनकी अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाता था, आयोगों का गठन किया जाता था। जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वो करता था। अलग अलग जो राज्य थे वो भी कहते थे कि हमको स्वायत्तता दीजिए, हमको अधिकार दीजिए, हमारे जो आप शासन चला रहे हो केंद्र राज्यों के बीच में, राज्यपाल के माध्यम से आप नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हो, राज्यपाल आपका एजेंट है। तो राज्यपाल का नियुक्ति करने में ऐसा नहीं कि राज्यपाल को कभी भी कहीं भी क्या कहते हैं आप ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो वो तो आपके अधीन हो गया ना, तो वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं। कोई कानून हम लेके आएंगे पास ही नहीं करेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। तो इसीलिए किया गया था कि राज्यों ने कहा था कि भाई हमको भी तो राज्यपाल की नियुक्ति में अधिकार दो, मुख्यमंत्रियों को भी तो पावर दो कि राज्यपाल की नियुक्ति हो, और ऐसे तो उसका एक कार्यकाल डिफाइन कर दो। ये सारे आयोगों की मतलब सम्मिलित यही व्याख्या की कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निर्धारित कर दो। इसको इधर उधर ये नहीं कि 2 साल इधर इस एक राज्य में रखे, 2 साल एक राज्य में रखे, 1 साल एक राज्य में रखे, ऐसा नहीं। उसके कार्यकाल को स्थायी बना जाने की बात की गई, और उसके बर्खास्त नहीं किया जा सकता 5 साल से पहले। तो ये सारी सिफारिशें की गए थे ताकि केंद्र राज्य संबंधों के बीच में संबंध को सुदृढ़ किया जाए। कई जो आयोग आए थे वो कह रहे थे जो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये जो तो आईएफएस होती है, इनको खत्म कर दो, क्योंकि यही केंद्र का नियंत्रण स्थापित करते थे। कुछ आएंगे कहेंगे नहीं नहीं, ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इनको नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसी तरह चलता रहा। अंतरराष्ट्रीय जो परिषद होती है उसकी बात आएगी, तो यही सारी सिफारिशें वगैरह आएंगी। तो चलिए हम उत्तर में देखते हैं। उत्तर में देख दिया है 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक और सामान्य बने रहे, यानी 67 तक कोई समस्या नहीं आई।
क्योंकि ज्यादातर केंद्र और राज्यों में एक ही दल का शासन था। परंतु बाद के समय में यानी 1967 के बाद जब केंद्र और राज्य में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें गठित होने लगी, तभी इनके बीच में संबंध तनावपूर्ण होने लगे। राज्य द्वारा अब क्या हुआ, राज्य द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए बात की जाने लगी। राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग उठाई जाने लगी। राज्य कहते हैं भाई स्वायत्तता दे, बन नहीं रहा हम लोगों को। इसलिए केंद्र राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया गया, जिनका वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से देखते हैं। कौन कौन से हैं? एक है शीतलवाड़ समिति, ठीक है, तो देखते हैं। शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग। शीतल कौन सा है? शीतल एक एक करके फिर इनको अच्छे समझेंगे। शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग हो गया, वेंकट चलैया आयोग हो गया, एम पुंछी आयोग हो गया। तो जो वेंकट चलैया आयोग था और पुंछी आयोग था, ये दोनों ने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, उसके अधिकार से संबंधित इसमें सुधार करने की बात की गई थी। क्योंकि केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से भी गेम किया करती थी, तो इसके माध्यम से इन दोनों आयोग आए थे, वेंकट चलैया आयोग और एम पुंछी आयोग। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों को भी शामिल करो और इनका कार्यकाल फिक्स कर दो, ये नहीं कि इधर उधर इनका स्थानांतरण करते रहो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनकी सिफारिशों को देखने की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है शीतलवाड़ आयोग। ठीक है, शीतलवाड़ आयोग 1966-69 में आया था। राजमन्नार आयोग भी 69 में आया था। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी। सरकारिया आयोग आया, सरकारिया आयोग 83 में आया था, 87 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वेंकट चलैया आया था, 2000 में आया था, इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में दी थी। भाई कुछ समय लगेगा ना अध्ययन करने में, संबंधों को अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट लेंगे, समस्याओं को सुनेंगे दोनों तरफ की, फिर तो रिपोर्ट देंगे। तो इसी तरह एम पुंछी आयोग आया था, ये 2007 को आया था, 2010 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके सारी चीजों को। शीतलवाड़ आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, उसने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन करने के लिए और उस पर सुझाव देने हेतु MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 66 में एक समिति नियुक्त की थी। इसने समिति ने बिना संविधान में बिना संशोधन किए राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की थी। यानी शीतलवाड़ जो समिति का गठन किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है इसी में सुधार करने के लिए, तो जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने शीतलवाड़ की अध्यक्षता में शीतलवाड़ समिति का गठन किया गया था। और शीतलवाड़ समिति ने क्या निष्कर्ष निकाल के दिया था? कहा था कि बिना संविधान में संशोधन करके आप राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दो, प्रदान कर सकते हो। ठीक है, और नीचे के दो देख लेते हैं। पहले क्या, वेंकट चलैया हो गया और MM पुंछी हो गया। इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, उसके अधिकार से संबंधित सुधार करने के लिए कहा था। तो वेंकट चलैया ने 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सुझाव क्या दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हो। मेन बात यह है कि जो उसका नियुक्ति होती है राज्यपाल की, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री को, यानी सीधी सी बात, वेंकट चलैया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका को भी बढ़ाने पर बल दिया था। मुख्यमंत्री की भूमिका, मुख्यमंत्री को भी शामिल, मुख्यमंत्री यानी राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की बात कही थी। इसी तरह MM पुंछी आयोग था। MM पुंछी आयोग जो थे, उन्होंने भी 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए क्या सुझाव दिया था कि राज्यपाल के पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसका क्षेत्रीय दलों से कोई संबंध न हो। यानी पहले बात, उस वेंकट चलैया ने तो क्या कह दिया कि जो इसकी नियुक्ति में, जो समिति द्वारा, जिस समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो। MM पुंछी आयोग क्या कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाए जो क्षेत्रीय दलों से संबंधित ना हो। ठीक है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति और बर्खास्तगी मनमाने ढंग से ना होनी चाहिए। तो ये कहा था कि किसी दल से कोई संबंध ना हो, क्षेत्रीय दलों से, और मनमाने ढंग से इसकी नियुक्ति, और ये नहीं कि किसी को नियुक्त कर दे रहो, कभी नियुक्त कर दे रहो, कभी नियुक्त कर दे, कभी हटा दे रहो। तो नियुक्ति और बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया वेंकट चलैया और MM पुंछी आयोग, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यपाल की नियुक्ति जो समिति होती है उसमें मुख्यमंत्री को शामिल करने की बात कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि मुख्यमंत्री के सब उस पद पर नियुक्ति, उस व्यक्ति को नियुक्ति किया जाए जिसका क्षेत्रीय दलों से संबंध हो, और नियुक्ति और बर्खास्तगी मनमानी ढंग से नहीं होनी चाहिए। फिर शीतलवाड़ के बारे में देखते हैं। शीतलवाड़ ने कहा था कि बिना संशोधन किए, शीतलवाड़ समिति ने सुझाव दिया था कि अगर हम राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करते तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं। इसी तरह राजमन्नार की अध्यक्षता में समिति का, ये तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी। इसके सुझाव क्या दिए थे? इसने सुझाव दिया था कि अवशिष्ट विषय
जो अखिल भारतीय, इसने तो राजमन्ना समिति ने तो बहुत ज्यादा अलग तरीके के दिए थे। इसने कहा था जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईपीएस। बाद वाला जो सरकारी आयोग कहेगा वो इसका विरोध करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तो अखिल भारतीय जो सेवाओं को समाप्त किए जाने की बात कही थी, एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन किए जाने की बात कही थी। तो राजमन्ना समिति ने जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उनको समाप्त करने की बात कही थी। जो अवशिष्ट विषय थे, ये कहा था ये तो समाप्त कर दो या राज्यों को दे दो। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? जो बची हुई शक्तियां होती हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी, जैसे संघ सूची और समवर्ती सूची में जितनी भी बात कह दी गई, समवर्ती संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में जितनी बात कह दी गई, फिर उसके बाद जितने भी विषय बचते हैं जो नए आ जाते हैं जिनके बारे में अभी लिखा हुआ नहीं है, तो अवशिष्ट है, बचे हुए हैं, तो उनमें केंद्र को अधिकार देने, केंद्र कानून बना सकता है। तो ये राजमन्ना समिति क्या कह रही है कि उनमें अधिकार या तो उनको समाप्त कर दो कि उन पे अधिकार बाद में देखा जाएगा, या फिर क्या कहते हैं राज्यों को अधिकार दे दो। अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर दो। राजमन्ना समिति तो बड़ा क्रांतिकारी बात कर रहा है कि अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर दो, अवशिष्ट विषय तो समाप्त कर दो, ये राज्यों को दे दो, और एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किए जाने की बात कही राजमन्ना समिति। फिर सरकारी आयोग आया, न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, और इसने 87 में रिपोर्ट दी, और सिफारिशें क्या थी कि इसने सीधी सी बात कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद, जो राजमन्ना समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही थी, तो इसने भी कहा था कि हाँ हाँ भाई, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी होने चाहिए, यानी अंतर्राज्यीय परिषद हो लेकिन उसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन आप बार बार लगा दिया जा रहा है, वो राष्ट्रपति शासन को भाई अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे कोई बात होती है, राष्ट्रपति शासन लगा देते हो, राज्य की जो शासन होता है उसको भंग करते हो, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। राज्य के राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, बीच बीच में इसका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। तो जो सरकारी आयोग है ये कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद को गठन किया जाए, जो कि स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो, मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो। जो राष्ट्रपति शासन है वो अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो होनी चाहिए वो 5 वर्ष के लिए की जाए, यानी कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, और इसका बीच बीच में स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पहले, जो समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पहले अगर केंद्र विधि बना रहा है तो राज्यों से पहले परामर्श कर ले तब बनाए ऋण। जो राज्यों को ऋण देने की पद्धति है उस पर विचार किया जाना चाहिए, और राजस्व में राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये काफी बातें इसने कही थी। सरकारी आयोग ने न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसने कहा था कि देश की एकता अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तथा संघात्मक ढांचे को दीर्घजीवी रखने के लिए यह अनिवार्य है कि केंद्र राज्य संबंध समन्वय पूर्ण हो। तो चलिए एक एक करके हम फिर से देख लेते हैं। तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि केंद्र राज्य संबंध पहले सही तरीके से चल रहे थे, क्योंकि एक दल की सरकार थी, केंद्र में भी हुई थी, राज्य में हुई थी। लेकिन 67 के बाद जब राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार आने लगी तब संबंध बिगड़ने लगे। राज्यों ने प्रशासनिक सुधार आयोग ने और केंद्र ने स्वयं कई आयोग और समितियों का गठन किया ताकि इनके संबंधों को सुधारा जा सके। ठीक है। उसी संबंध में आया सीतलवाड़ समिति, राजमन्ना समिति, सरकारी आयोग और वेंकटचलैया आयोग और एमएम पुंछी आयोग। जो वेंकटचलैया आयोग थे और एमएम पुंछी आयोग थे, ये दोनों राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सुधार करने की बात कह रहे थे। वेंकटचलैया आयोग क्या कह रहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए। एमएम पुंछी आयोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को क्षेत्रीय दलों से संबंधित नहीं होना चाहिए और उसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी नियम के अनुसार होनी चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। फिर इसने कहा, सीतलवाड़ समिति ने पहले क्या कहा था कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, वो संविधान में संशोधन करने के लिए उसकी जरूरत नहीं। फिर राजमन्ना समिति आई, इसने तो कह दिया कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है वो समाप्त कर दो, तभी संबंध अच्छे बने रहेंगे। ठीक है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन कर दो। तो राजमन्ना समिति के बाद जो सरकारिया समिति आई थी उसने तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किए जाने का विरोध किया था। इसने कहा था यह देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है, जिसके लिए अखिल भारतीय सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रपति शासन को अंतिम रूप से अपनाया जाना चाहिए, यानी कि बार बार लगा दो। 5 वर्ष के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। और समवर्ती सूची में कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यों के जो राजस्व भाग होता है पूरा वसूलता है जो केंद्र, उसमें राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारे सिफारिशें थी। और इसमें ये जो अगला हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है
वो कह रहा है 18 नंबर, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार की विधि बनाने की शक्ति को स्पष्ट कीजिए। यानी प्रश्न का कहना है कि जो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार विधि नहीं बना देती है। हम देखते हैं कि हमको 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां दी गई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के कानूनों को प्राथमिकता होती है। लेकिन कई स्थिति ऐसी भी आती हैं जब केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? वही देश की एकता अखंडता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के लिए जो संघात्मक व्यवस्था है वो यह है कि राज्य सूची का प्रावधान किया गया है। एकात्मक व्यवस्था क्या है कि केंद्र को ही ज्यादा पावर दे दी गई है, तो हम समझते हैं यही किया गया। तो कई ऐसे स्थिति आती है जब केंद्र जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना देता है, उनको हम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि करके इसमें पॉइंट दिया हुआ है। पहले मान लो कोई सरकार है, हमारी भारत की सरकार है, वो किसी दूसरी की सरकार के साथ कोई संधि कर लेती है, ठीक है, समझौता कर लेती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आ जाता है जैसे COP26 हो गया और पृथ्वी सम्मेलन हो गया या जल सम्मेलन हो गया या कोई पेरिस सम्मेलन हो गया, ठीक है, कोई भी समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा तो उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो पूरे भारत के लिए बना सकती है, भारत के किसी क्षेत्र विशेष के लिए बना सकती है। ठीक है, अगली चीज होती है राज्यसभा यदि प्रस्ताव पारित कर दे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है और उस पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। या फिर कोई राज्य है वही अपने सदन से प्रस्ताव पारित करके भेज दे कि भैया हमको आप कानून बना दीजिए, या कई राज्य मिलकर ऐसा कह दे, अनुरोध कर दे, या जब राष्ट्रपति शासन लगा रहता है उस दौरान मतलब कि कानून बना सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर हो जाता है, युद्ध हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है या फिर सशस्त्र संघर्ष हो जाता है, तब आपातकाल लगा उस समय कर सकते हैं। या फिर राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था है उसके बारे में भी नियम केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थन से यह संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। फिर अगला आता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत संसद जो होता है उसको राज्य सूची के शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। ये विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएंगी। यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तब संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन जो भी कानून बनाया जाएगा अनुच्छेद 250 के तहत वो 6 महीने के अंदर अंदर जब आपातकाल खत्म हो जाएगा वो भी समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 252 क्या कहता है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके निवेदन करते हैं तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन केवल उन्हीं राज्यों पर यह कानून लागू होंगे जिनके विधानमंडलों ने संसद से कानून बनाने के लिए निवेदन किया था। ऐसे अधिनियमों का संशोधन या निरसन संसद, अब कानून तो बन गया लेकिन ये नहीं कि राज्य विधानमंडल उसको खत्म कर देंगे, अब इसका निरसन संसद द्वारा ही किया जा सकेगा, विधानमंडल द्वारा नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 253 के तहत संसद भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई, मान लो भारत सरकार किसी अन्य देश के साथ में क्या करती है, भारत सरकार किसी अन्य देश के साथ कोई संधि कर लेती है, अभिशमेश करार या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन, किसी अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय कोई कर लेती है कि हमको ये करना है, ठीक है, डिटर्मिनेशन विनिश्चय कर लेती है, उसके लिए राज्य सूची के विषय पर विधि पारित कर सकती है। ऐसी विधि या तो संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए या किसी उसके भाग के लिए लागू किए। अनुच्छेद 356 वही राष्ट्रपति शासन के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती है। यानी कुछ समय के लिए जो केंद्र है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म होगा ये कानून समाप्त हो जाएंगे और ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। 357 के तहत क्या है, इस अवधि के दौरान यानी राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या
संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होगी, वही बात कह रहा है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश इत्यादि ही उस राज्य के लिए कानून की भूमिका निभाते हैं। यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित तीनों स्टेटमेंट है। ऐसे कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होते जब तक कि विधानमंडल इनको निरसित ना कर दे। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो भी कानून बने जाते हैं वो अपने आप नहीं हटते हैं जब तक कि विधानमंडल उनको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, जब युद्ध के कारण, आपदा के कारण लगता है, या फिर किसी सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने आप समाप्त हो जाते हैं। संसद को यह शक्ति संघ सूची की प्रविष्टि 62-63 से प्राप्त होती है। संसद जिसके अनुसार यदि संसद विधि द्वारा किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था, यानी सीधी सी बात है, यदि संसद किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देती है तो उससे संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को होता है। तो वह संस्था उस संस्था से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने के लिए अधिकृत हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा पूरा पाठ जो कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पूरा हुआ।